नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हैं आप सबों के सामने बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर का जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर के, जो कि 2015 में एग्ज़ाम हुआ था। ये आज का पेपर का ये सेट नंबर 9 है दोस्तों। इससे पहले 8 सेट जो है हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड कर चुके हैं हमारे चैनल पर जाकर के। आप उसे भी देखिए जाके, कब से इंतज़ार करके वो बैठा हुआ है, आठों के 8 वीडियो। ठीक है, चलते हैं पहले सवाल की ओर। उससे पहले ज़रूरी बात यह कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या कहता है हमारा। कह रहा है गैब्रियल गार्सिया मार्केज, जो कि 2014 में इनका मृत्यु हो गया था, वो क्या थे। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त एक साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब नोबेल पुरस्कार की बात चली है तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में जो है ना 2023 का अगर नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, अगर ये पूछे 2000 रिसेंट की बात है तो जॉन फोसे को साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है, जॉन फोसे को। ठीक है, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के रहने वाले हैं। क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि भैया नोबेल पुरस्कार जो है कहाँ दिया जाता है, तो ये स्वीडन में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? स्वीडन जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है दोस्तों, ये 1901 से हुआ है। कब से हुआ है? 1901 से हुआ है ना। 1901 से हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने पर नोबेल पुरस्कार जो है बहुत ही प्रसिद्ध और दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार नोबेल पुरस्कार जो 1901 में दिया गया था। ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है दोस्तों। किसके? अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल थे कौन? ये स्वीडन के रहने वाले थे और ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बारूद यानी डायनामाइट का खोज किया था। किसका खोज किया था? डायनामाइट का खोज किया था। डायनामाइट का आविष्कार किया था दोस्तों, है ना। आविष्कार किया था किसका? डायनामाइट का। ठीक है, डायनामाइट का यानी बारूद का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल। उसी की याद में नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा दिया जाता है। आप जानते हैं 1901 में जब स्टार्ट हुआ था नोबेल पुरस्कार, तो ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता था? तो सबसे पहले फिजिक्स में दिया जाता था। फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, और शांति में, लिटरेचर यानी साहित्य में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, शांति और साहित्य, ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन 1968 में ये तय किया गया कि भैया नोबेल पुरस्कार जो है अब अर्थशास्त्र में भी दिया जाना चाहिए। तो पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो 1969 में दिया गया। तय किया गया 1968 में और दिया गया 1 साल बाद 1969 में। मतलब 1969 से नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन 3 हो गया। शांति, लिटरेचर, ठीक है, शांति लिटरेचर 5 हो गया। और एक इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र में 1969 से 6 भाषाओं मतलब 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि भैया एक बात बताइए, एशिया में किन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला पूरा एशिया में, तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला है। कब मिला है? 1913 में मिला है, गीतांजलि पुस्तक के लिए। साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में, गीतांजलि पुस्तक के लिए। और ये एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। क्लियर है, गीतांजलि के लिए मिला था। अब एक बात बताइए आप, इकोनॉमिक्स में तो मिला भाई 1969 में, तो क्या भारत के कोई इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से लेने वाले हैं? तो हाँ भाई साहब हैं। तो सबसे पहला भारतीय जिन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वो है अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन, बंगाल के रहने वाले हैं दोस्तों। अमर्त्य सेन 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी जी को क्या हुआ, भाई साहब महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 5 बार नॉमिनेट किया गया है दोस्तों। 5 बार नॉमिनेट किया गया है नोबेल पुरस्कार शांति के लिए। नोबेल पुरस्कार शांति के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन मिला नहीं है। लगातार आप जानते हैं, लगातार 1936,
ठीक है, 37 और 38, ये तीनों साल लगातार इन्हें नॉमिनेट किया गया है। और 47 में भी दिया नॉमिनेट किया गया और 48 में भी किया गया, 1947 और 1948। ऐसा लग रहा था कि 1948 में इन्हें मिल ही जाएगा, लेकिन 4 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई और अंततः इन्हें नहीं मिला। ठीक है, तो 5 बार नॉमिनेट हुआ है महात्मा गांधी जी नोबेल पुरस्कार में 5 बार नॉमिनेट हुए हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है, ध्यान से देखिए। शांति का नोबेल पुरस्कार, देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ना ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में। और सभी तो स्वीडन में दिया जाता है, स्टॉकहोम में, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो कहाँ है, तो क्या है, कहाँ है, तो ये नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। और एक बात आपको बता दूं कि पूरे दुनिया में एकमात्र संस्था रेड क्रॉस एकमात्र संस्था है जिन्हें सबसे ज़्यादा बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, रेड क्रॉस को, रेड क्रॉस को। आप जानते हैं रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1863 में हुआ था, 1863 में हुआ था। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। 1863 में हेनरी ड्यूनेंट नामक व्यक्ति ने रेड क्रॉस का स्थापना किया था, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इस रेड क्रॉस को दोस्तों 1917, 1944 और 1917, 1944 और 1963, 1944 और 1963 को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार लगातार 3 बार, मतलब लगातार नहीं, 3 बार इसे मिल चुका है शांति का नोबेल पुरस्कार। ये एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे शांति के लिए 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और इसका स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट नामक व्यक्ति ने किया था, जिसका हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्लियर है। क्या मैथ्स, अब एक बात समझ में आना चाहिए भाई साहब, मैथ्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है क्या, नहीं दिया जाता। तो मैथ्स का नोबेल पुरस्कार कहते किसको हैं, आप जानते होंगे, एबेल पुरस्कार। एबेल प्राइज को मैथ्स का नोबेल कहा जाता है, मैथ्स का नोबेल कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि 2023 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो वो है लुइस कैफरेली। किन्हें, लुइस कैफरेली। ये हैं लुइस कैफरेली को 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया। और यही एबेल पुरस्कार को मैथ्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का संज्ञा दी गई है। क्लियर है। लुइस कैफरेली 2023 का एबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता। देखिए 2014 की बात हटाइए, हालांकि इसका आंसर तो पेट्रा क्विटोवा है। अगर आपसे पूछे कि भैया 2023 का, अगर ये 2014 के अलावा यहाँ पे 2023 रहता तो आंसर क्या होता, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है भाई साहब मार्केटा वेंड्रोसोवा। कौन है, मार्केटा, देखिए मार्केटा वेंड्रोस्कोवा, वेंड्रोसोवा, मार्केटा वेंड्रोसोवा को 2023 का विंबलडन महिला एकल खिताब मिला है। ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, ये चेक गणराज्य के रहने वाले हैं। कहाँ के, चेक गणराज्य की रहने वाली है। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया एक बात बताओ कि टेनिस जो है, ये विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सब क्या है, टेनिस का क्या है, ग्रैंड स्लैम है। आप जानते हैं टेनिस का 4 ग्रैंड स्लैम होता है। टेनिस का कितने ग्रैंड स्लैम होता है, 4 ग्रैंड स्लैम होता है। कौन कौन होता है जरा देख लें एक बार। तो देखिए क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। कौन होता है, फ्रेंच ओपन। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। क्लियर है। उसके बाद होता है विंबलडन ओपन। कौन होता है, विंबलडन ओपन। उसके बाद होता है यूएस ओपन। और यही क्रम में भी होता है, यानी सबसे पहले जो होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, तब फ्रेंच ओपन, तब विंबलडन ओपन और तब यूएस ओपन होगा। क्लियर है। सबसे खास बात क्या है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है।
क्लियर है, ये 2 चीज़ याद रखिएगा। 4 ग्रैंड स्लैम हुए। अगर आपसे पूछे कि टेनिस का सबसे बड़ी संस्था का नाम क्या है, तो टेनिस का सबसे बड़ी संस्था दोस्तों क्या है, ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 1 मार्च 1913 को, 1 मार्च 1913 को, 1 मार्च 1913 को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का स्थापना हुआ था, जिसका जो है हेडक्वार्टर लंदन में है। क्लियर है, आप ये भी रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, तो इसमें मेल में जो है ना दोस्तों, ये नोवाक जोकोविच हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया के। नोवाक जोकोविच मेल में, यानी पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच को मिला, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला एकल का खिताब एरिना सबलेंका को, महिला एकल यानी फीमेल में किसको मिला, एरिना सबलेंका को, जो कि बेलारूस के रहने वाली है। क्लियर है, आगे बढ़े भैया। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है ना। राज्य और राजधानी है दोस्तों। देखिए मिस्र का राजधानी क्या है, काहिरा, ये एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं, एकदम सही है भैया। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। केन्या का नैरोबी, ये भी सही है। सूडान का खार्तूम, ये भी सही है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, ये गलत है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का जो है राजधानी दोस्तों क्या होता है, प्रीटोरिया है। क्या है, प्रीटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, प्रीटोरिया, प्रीटोरिया, प्रीटोरिया। आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, प्रीटोरिया है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, सभी ये अफ्रीकन देश, अफ्रीकन कंट्री है, सभी क्या अफ्रीकन कंट्री है। आप जानते हैं एशिया के बाद जो सबसे बड़ी कंट्री है वो क्या है, अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों, जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है। कौन कौन, तो देखिए विषुवत रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, और मकर रेखा भी गुजरती है। याद रखिएगा, अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। क्लियर है। अच्छा, कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है, देखिए ये मान लीजिए हमारा अर्थ यानी ग्लोब है, तो जो 0 डिग्री अक्षांश है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश है, इसको विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। अगर 23.5 डिग्री उत्तर जाएंगे ना, 23.5 डिग्री उत्तर जाएंगे ना, इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री अगर दक्षिण जाएंगे तो इसको कहते हैं मकर रेखा, इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो ये तीनों ऐसे अक्षांश हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। उससे पहले एक बात और जान लीजिए, ये दक्षिण अफ्रीका का राजधानी प्रीटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, प्रीटोरिया है। और इसकी जो संसद है ना दोस्तों, संसद यानी पार्लियामेंट है, वो केप टाउन में है। कहाँ पे है, केप टाउन में। संसद कहाँ है, केप टाउन में। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो ये है R.K. नारायण। कौन है, R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द गाइड जो है, और मालगुडी डेज पूछे आपसे, R.K. नारायण की जो राजा हैं, अगर मालगुडी डेज पूछे तो वो भी R.K. नारायण ने लिखा है। द डार्क रूम पूछे तो वो भी R.K. नारायण ने लिखा है। ठीक है, एक बड़ा फेमस उपन्यास है दोस्तों, जिसपे आप सीरियल भी बन चुका है, आप जानते होंगे, चंद्रकांता, है ना, चंद्रकांता। आप देखे भी होंगे चंद्रकांता, यक्कू वाला। चंद्रकांता किसने लिखा दोस्तों, तो देवकी नंदन खत्री ने लिखा। किसने लिखा, देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता उपन्यास लिखा है। क्लियर है। रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम सुने हैं आप, है ना, आधुनिक बहुत बड़े कवि रहे हैं आधुनिक भारत के, रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि बेगूसराय से बिलोंग करते थे, बिहार के। ठीक है, इन्होंने कुरुक्षेत्र और उर्वशी जैसे जो है पुस्तकें लिखी है, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। भाई साहब, सबसे पहली बात तो हीराकुंड बांध कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। क्लियर है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है, ये भी आप जरूरी है, इसको भी ध्यान रखिए। हीराकुंड बांध जो है, ये भारत ही नहीं, विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है, विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है, और ये महानदी पर अवस्थित है। ये कहाँ पे है, महानदी पर अवस्थित है। आप जानते हैं भाई साहब, महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप से निकलती है महानदी, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है हिंद महासागर में। तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, और जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है।
क्लियर है। अगर बांध की बात चली है तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारे देश में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है 1948 में दामोदर घाटी जो है नदी परियोजना बहुउद्देशीय नदी परियोजना स्टार्ट हुआ। 1948 में दामोदर नदी बहुउद्देशीय परियोजना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसी नदी परियोजना को ही नदी परियोजना जो बांध वगैरह है, इसी को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर कहा। अगर आपसे पूछे कि बराकर नदी जो है, बराकर एक नदी है दोस्तों, इस पे कौन सा बांध है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बराकर नदी पे तिलैया बांध है दोस्तों। कहाँ है? क्या है? तिलैया बांध है। तिलैया बांध जो है दोस्तों ये बराकर नदी पे है। ये कहाँ है? तो झारखंड के कोडरमा वाले क्षेत्र में, गया से सटके है कोडरमा, ठीक है, झारखंड क्षेत्र में, वहाँ पे तिलैया बांध बनाया गया है बराकर नदी पे। क्लियर है भैया? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? भारत में सर्वाधिक पूछ रहा है तो यह है धान। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगर यही पूछता है कि विश्व में सर्वाधिक खेती किसकी होती है तो होता है गेहूं, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फसल क्या है दोस्तों? वो गेहूँ है। तो धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। धान का जो है पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। बिहार भी इसमें अग्रणीय है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में धान की खेती मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भैया, तो गन्ना जो है ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती होती है इसकी। लेकिन गन्ने का उपयोग करके जो चीनी बनता है दोस्तों, वो चीनी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है चीनी का? वो महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि चीनी की मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब गेहूं की उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो गेहूं की उत्पादन होती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपसे पूछे कि प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो है पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में, प्रति हेक्टेयर अगर पूछे तो। और कपास जो है गुजरात और महाराष्ट्र में। क्लियर है? आगे देखिए क्या कहता है कि दिनार किस देश की मुद्रा है, तो दिनार दोस्तों इराक की मुद्रा है। दिनार जो है इराक की मुद्रा है। क्लियर है? अगर पूछे आपसे कि इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है, तो रुपया। इंडोनेशिया क्या है? रुपया है। ठीक है। ईरान का राजधानी तेहरान और इसका रुपया है रियाल। ठीक है, इसका क्या है? रियाल। ठीक है। और चीन का बीजिंग और युआन। चीन का युआन। क्लियर है? आगे देखिए कहता है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, तो मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आर.के. नारायण। अभी मैंने बताया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ये मुल्कराज आनंद जी का एक बड़ा ही फेमस किताब है दोस्तों, उसका नाम है अनटचेबल। क्या है? अनटचेबल। याद रखिएगा, अनटचेबल, मुल्कराज आनंद जी द्वारा लिखा गया है अनटचेबल। आगे देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? हालांकि इसका आंसर जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिया है, लेकिन ये भी अब महारत्न कंपनी बन चुकी है। इसीलिए आप इसको आंसर टिक नहीं कीजिए। ठीक है। पहले पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो था महारत्न कंपनी नहीं थी, लेकिन अब ये बन चुकी है। अब जानते हैं भैया, भारत सरकार जो है कंपनियों को 3 भाग में बांट दिया है। कौन कौन? मिनी रत्न है, नवरत्न है और महारत्न है। ठीक है, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। ठीक है। भारत में कुल 13 नवरत्न कंपनियां हैं। नवरत्न कंपनियां अगर आपसे पूछे तो कितने हैं? 13 हैं। और नवरत्न की कॉन्सेप्ट जो है वो 1997 में आया। मतलब 1997 से नवरत्न कंपनियों को विभाजित करने का जो तौर तरीका है वो अपनाया गया। क्लियर है? आगे बढ़े। कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? आप जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र जो है वो सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, जो कि सुंदरी वन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे मैंग्रोव वन जो है पाया जाता है। मैंग्रोव वन जो है वहीं पाया जाएगा जहाँ पे भूमि जो होगी दलदल होगी। और मैंग्रोव जो वन जो होते हैं उसका खासियत क्या होता है, ये साइज में छोटे होते हैं, लेकिन इसका स्टेम यानी तना जो है बड़ा ही मजबूत और स्ट्रांग होता है। अगला सवाल देखिए भैया, कह रहा है कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। आप जानते हैं भैया हमारे देश के शेक्सपियर कहे जाते हैं कालिदास साहब को। हालांकि जब कालिदास थे तो शेक्सपियर का नामो निशान नहीं था। पता नहीं क्यों कालिदास जी को शेक्सपियर के नाम से संबोधन किया जाता है, इवन जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है तब भी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं।
संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे। इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, मेघदूतम, ये सभी चीज़ के रचना कर चुके हैं। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम की रचना ये सब कर चुके हैं। कालिदास जी जो हैं ये बेसिकली इनका जो सम्मान पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। आप जानते हैं ये गुप्त काल के राजकवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये राजकवि थे कालिदास साहब। क्लियर है, कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए, कहता है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो है ये जब भी होता है भैया गोवा में होता है। ऑप्शन नंबर मारिए, ऑप्शन नंबर डी गोवा, है ना। गोवा किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये मांडवी नदी किनारे हैं। किस पे? मांडवी नदी किनारे गोवा अवस्थित है। कह रहा है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा जी ने। ये गुप्त कालीन या तो यानी गुप्ता पीरियड में, गुप्ता डायनेस्टी के समय में विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की रचना की है। और एक बात जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि बाइबिल के बाद पंचतंत्र एक ऐसा किताब है, ऐसा रचना है जिसको सबसे ज़्यादा भाषा में अनुवादित किया गया है। बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक जो है वो पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखा गया है, गुप्तकालीन समय में लिखा गया है। ठीक है, भारत में आधुनिक खड़ी बोली का जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जानते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य महोदय, चाणक्य साहब। ठीक है, देखिए बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? देखिए बर्मा का जो प्रशासन और शासन था ये भारत के साथ ही होता था। मतलब ब्रिटिशर्स जो था वर्मा, जो अभी वर्तमान में म्यांमार जिसको कहते हैं, वो ब्रिटिशर्स जो था वर्मा का जो प्रशासन था, प्रशासनिक जो तरीका था, सिस्टम था, वो भारत के साथ साथ वर्मा का भी संचालन होता था। लेकिन भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 में आया उसके तहत वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। 1935 इसका सही आंसर होगा। आप जानते हैं आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो 1824 से लेकर के 1826 तक चला था। ये याद रखिएगा, ये सवाल पूछता है। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था वो 1824 तक हुआ था। और यांडबू की संधि हुई थी। किसके बीच में? वर्मा और ब्रिटिशर्स के बीच में यांडबू की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल ब्रिटिश वर्मा युद्ध जो है खत्म हुआ 1824 और 1826 में। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1824 और 1826 के समय में, मतलब प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारत में कौन थे? कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 1916 में। अच्छा, आपको पता है वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं भाई साहब। नवीनतम उच्च न्यायालय जो है वो अमरावती में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अमरावती में 1916 में पटना उच्च न्यायालय के स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछे कि भाई साहब, पटना उच्च न्यायालय का पहला प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये भाई साहब चामियार याद रखिएगा। चामियार कौन थे? चामियार याद रखिएगा। चामियार भाई साहब पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 1916 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना किया गया। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में किया गया। और यही 1905 में ही कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ दोस्तों? बनारस में हुआ। और इसका अध्यक्षता भी किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया। आप जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन जो है ये प्रभावी था। और उसी समय में जो है बहिष्कार आंदोलन जो है वो चरम सीमा पे था। तो यहाँ पे दोस्तों 1905 में हमारे जो क्रांतिकारी गुट थे वो बंटे हुए थे। मतलब नरम दल भी थे इसमें शामिल और गरम दल भी थे। तो नरम दल वाले जो हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का बनारस में। लेकिन गरम दल जो वाले थे दोस्तों, गरम दल में जैसे कौन कौन आते थे? तो अजीत सिंह आते थे जो कि भगत सिंह के चाचा हैं, बाल गंगाधर तिलक साहब आते थे, है ना, बिपिन चंद्र पाल थे, और ज्ञानेंद्रू बोस थे,
सचिंद्र सन्याल थे, ये सब गरम दल वाले थे। ठीक है, ये चाहते थे कि ये लाला लाजपत राय जी थे, ये गरम दल वाले चाहते थे या तो बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए कांग्रेस का अध्यक्ष या लाजपत राय जी को बनाया जाए, लेकिन ये दोनों को नहीं स्वीकार करके नरम दल वाले ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को 1905 में बनारस में कांग्रेस का अध्यक्षता सौंपी और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही अध्यक्षता करी। ठीक है, अब जानते हैं एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका जो है और न्यू इंडिया नामक पत्रिका जो है एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये आयरलैंड की रहने वाली है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। धन निष्कासन का सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आगे देखिए, कह रहा है भारत का अनुमानित रक्षा खर्च जो है वो कितना है? ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, देख लीजिए। कह रहा है किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? देखिए, दो चीज़ आपको याद रखना है, एक 35वां संविधान संशोधन, एक 35वां संशोधन और एक 36वां संशोधन। 35वां संशोधन और 36वां संशोधन, ये भी 1975 में हुआ और ये भी 1975 में हुआ। तो आंसर तो 22वां राज्य हमारा 1975 आंसर हो गया। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य घोषित कर दिया गया, संरक्षित राज्य घोषित किया गया, क्योंकि 1975 से पहले सिक्किम एक स्वायत्त राज्य था, मतलब वो अपना काम अपने अधीन, मतलब वो किसी का अधीन नहीं था। लेकिन 35वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को स्वायत्त, मतलब सिक्किम को संरक्षित राज्य के रूप में घोषित किया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 को ही सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारत ने अपना लिया, भारत ने स्वीकार किया, 22वें राज्य के रूप में भारत में मिला लिया गया। इंदिरा गांधी जी उस समय थी। ठीक है, आगे बढ़ें। कह रहा आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? उससे पहले आप ये समझिए कि अगर कोई भारत का नेपाल जाता है तो क्या उसको वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है? क्या नहीं पड़ती है। हमारे बिहार के लोग तो नेपाल में जाके शादी ब्याह भी कर लेते हैं। तो आखिर नेपाल तो एक विदेशी देश है, नेपाल के लिए हम लोग विदेशी हैं, लेकिन फिर भी ना वीज़ा ना परमिशन ना कुछ की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। उसका मेन वजह क्या है कि आज़ादी के बाद जो है भारत और नेपाल के बीच में संधि हुई, शांति और मित्रता संधि भी काठमांडू में। ठीक है, और ये 1950 में हुई। कब हुई? 1950 में हुई। और उसी में ये तय किया गया कि भाई साहब खूब घूमच के आइए जाइए, शादी ब्याह कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शराबबंदी के बाद तो कुछ ज़्यादा ही लोग जाने लगे हैं भाई साहब। क्लियर है? आगे बढ़ें। आगे देखिए, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू है। प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछता तो सरोजिनी नायडू। आप जानते हैं एनी बेसेंट 1917 का कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1917 में। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछता कि प्रथम भारतीय महिला, तब सरोजिनी नायडू होता। 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर में ये कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। ये प्रथम भारतीय थी। अगर महिला पूछे तो एनी बेसेंट। आगे बढ़े भैया। देखिए, 101वें नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है। आप जानते हैं विटामिन ए गाजर। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी बीमारी हो जाता है। गाजर में विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है, विटामिन ए की। और आपको ये ध्यान में रखना है क्या कि विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील है। ये बी और सी पानी में घुलनशील है। और ADE के एडेक जो है ना दोस्तों, ये वसा में घुलनशील है। आप याद रखिएगा, बी और सी पानी में घुलनशील है और ADE के वसा में घुलनशील है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। अगर आपसे पूछे कि चावल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन B1 पाई जाती है चावल में। इसको थायमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमीन भी कहते हैं। और नींबू में हम जानते हैं विटामिन C पाया जाता है। अगला देखिए, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? एक बात बताते हैं। आपने कभी ये प्रचार सुना है कि कभी कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, अमिताभ बच्चन जी साहब जो करते हैं गुजरात का टूरिज्म का जो एडवर्टीजमेंट अमिताभ बच्चन साहब करते थे शायद, तो आपने देखा होगा वो बोलते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ठीक है,
तो उसमें उन्होंने कच्छ का रण के बारे में बात मतलब दिखाते थे। तो वहाँ पे जो गधे पाए जाते थे ना, उसको सरताज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरताज कहा जाता है, सरताज कहा जाता है, सरताज। तो उस प्रचार में सरताज को भी दिखाया जाता है। और वो गधा, ये जो सरताज गधा है दोस्तों, ये एक्चुअल गधा वाला गधा नहीं है ना। तो हम और सब जगह का गधा और ये गधा में अंतर है। ये सरताज गधा दोस्तों बड़ी तेज़ रफ्तार में दौड़ता है, ठीक है। और ये कच्छ के रण गुजरात में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए। सबसे पहले तो बैरोमीटर क्या है दोस्तों? वायुमंडलीय प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का यंत्र है बैरोमीटर। क्लियर है? अगर ये अचानक गिर जाए तो आंधी या झंझावत होने की संभावना होती है। देखिए बैरोमीटर क्या होता है, जब बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, एकदम रसे रसे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बैरोमीटर का जो रीडिंग है जब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो समझ लीजिए क्या होने वाला है? वर्षा होने वाला है। क्या होने वाला है? अगर धीरे धीरे नीचे आएगा, स्लोली रसे रसे नीचे आएगा, जिसका मतलब क्या होगा? वर्षा होगा। क्या होगा? वर्षा होगा। और अचानक गिर जाएगा तो कहेंगे आंधी या झंझावत होने वाला है। अगर कहें आपसे कि धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, अगर ऊपर चढ़ रहा है, मान लीजिए धीरे धीरे नीचे आया तो वर्षा, और धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ रहा है तो एकदम मौसम फ्रेश का फ्रेश, मौसम साफ हो जाता है। तो अगर बैरोमीटर का रीडिंग जो है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब मौसम साफ रहने की संभावना होती है। कह रहा निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? देखिए ये नीलगिरी तमिलनाडु में है, काजीरंगा असम है, सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में है, मन्नार की खाड़ी जो है दोस्तों ये भी तमिलनाडु के पास है, लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में कौन पोलियो का कारण है? आप जानते हैं पोलियो वायरस है वो दोस्तों, पोलियो वायरस की वजह से होता है। और 2000 याद रखिएगा 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश करार दिया गया, मतलब भारत से पोलियो मुक्त हो चुका है। कब ऐसा हुआ? 2014 से। और ख़ास बात जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तानिया में पोलियो अभी है ये है, पाकिस्तान में पोलियो अभी भी है ये है, क्योंकि वो पोलियो का जो टीका होता है ना, 2 बूंद जिंदगी की, वो चोटन से पीता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कोई पाकिस्तानी अगर भारत आता है ना दोस्तों, तो उसका पोलियो का जांच किया जाता है। पोलियो का जांच एयरपोर्ट पे किया जाता है या बॉर्डर पे किया जाता है, तभी वो भारत आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में पोलियो अभी भी मौजूद है, पोलियो वाला वायरस, और भारत ने 2014 में इसको निपटा दिया। आगे बढ़िए, कह रहा है ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर। आप जानते हैं रिंग ऑफ फायर किस महासागर को कहते हैं? प्रशांत महासागर को कहते हैं। ऐसा इसीलिए कहते हैं कि प्रशांत महासागर में अनेक ज्वालामुखी हैं, एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जो कि क्या होता है उसमें विस्फोट होते रहता है और उसमें विस्फोट होता है तो आग निकलता है, इसीलिए प्रशांत महासागर को ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। एलिसा जाँच आप जानते हैं? एलिसा जाँच दोस्तों, एलिसा जो है एड्स के लिए है ना, एड्स से संबंधित है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी दोस्तों, पोलियो वायरस जानते हैं। कैंसर का स्टडी को ओंकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंसर का स्टडी को ओंकोलॉजी कहते हैं, ओंकोलॉजी। कह रहा अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होता है। मरूना भेड़ से भी प्राप्त होता है ऊन, और खरगोश अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक प्याज का उत्पादन दोस्तों कभी भी पूछे महाराष्ट्र मारिए, महाराष्ट्र का जो नासिक है ना, नासिक बिहार में भी जो प्याज आता है नासिक से ही आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापकता ग्राहता है, मतलब सबसे ले सकता है? तो वो ए बी है ना, ए बी। ऐसा इसीलिए दोस्तों कि ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है ना, ये सबसे ले सकता है। और सबको कौन दे सकता है, यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है दोस्तों? तो ये ओ है, यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है ना दोस्तों, तो बड़ी खतरनाक बात है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जल्दी पाया नहीं जाता। अगर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो खास बात ये है, ये ओ नेगेटिव के अलावा किसी और से ब्लड ले ही नहीं सकता और कोई ब्लड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। इसीलिए ओ नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले लोग जो हैं वो खुद का ब्लड बैंक में जाके जमा करते हैं ताकि इमरजेंसी में यूज आ सके, क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग कम पाए जाते हैं और ये किसी से ले भी नहीं सकता। सबसे ले सकता है कौन? ए बी, और सबको दे सकता है कौन? ओ। क्लियर है? ये जो ब्लड ग्रुप है ना दोस्तों, इसका खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था 1900 ईस्वी में लैंडस्टीनर ने किया था 1900 ईस्वी में, जिसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 में। 30 साल के बाद नोबेल पुरस्कार भी इसे दिया गया। अगला सवाल देखिए, कहता है
कि लोहे का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? लोहा जो है, सेब जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पालक और केला में भी लोहे का सर्वोत्तम स्रोत मतलब माना जाता है। नारंगी में जानते हैं, नारंगी में विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। चावल में विटामिन B1 जिसको थायमिन कहते हैं वो पाया जाता है। गेहूं में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाला जो फसल है वो क्या है? गेहूं ही है। कह रहा है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी के ऊपर बारी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? देखिए, कोई चीज़ डूबेगा या कोई चीज़ तैरेगा या कोई चीज़ अगर नीचे सतह पे बैठ जाएगा, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। ये क्या करता है? डिपेंड डेंसिटी पे। सपोज कीजिए कि एक बाल्टी पानी है, एक बाल्टी पानी में आपने एक लोहे का बॉल को डाल दिया तो लोहे का बॉल जाकर के नीचे में सतह पे बैठ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहे की जो डेंसिटी है, घनत्व है, ये पानी से ज़्यादा है। अगर ये डूबने वाले यानी लोहे का घनत्व जो है वो ज़्यादा है, तो घनत्व ज़्यादा है तो पानी में जाके बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक बाल्टी मरकरी ले लिए, एक बाल्टी मरकरी, मान लीजिए इसमें मरकरी है, Hg है दोस्तों। Hg का डेंसिटी इतना ज़्यादा होता है ना, डेंसिटी का इतना ज़्यादा होता है दोस्तों कि अगर एक मुट्ठी आप Hg लेंगे ना तो 2-3 किलो हो जाएगा। अगर इसके ऊपर एक लोहा का गेंद रखा जाए तो लोहा का गेंद तैरेगा, ऊपर पे सतह पे तैरेगा, अंदर डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लोहा का गेंद यानी लोहा का गेंद से ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? आयरन की होती है, सॉरी Hg यानी मरकरी की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो साउंड होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए, 20 हर्ट्ज से कम साउंड इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ना हम लोग जो हैं इससे कम वाले यानी ना ही इंफ्रा साउंड को सुन सकते हैं और ना ही अल्ट्रा साउंड को सुन सकते हैं, ध्यान रखिए। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, हर्ज के, ये HZ मतलब हर्ज होता है। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच में जो साउंड होता है दोस्तों उसको ऑडिबल साउंड कहते हैं, मतलब सुनने योग्य ध्वनि कहते हैं, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी सब जो है दोस्तों वो अल्ट्रासाउंड भी सुन लेता है। कह रहा है कौन सा तत्व जो रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है? आप जानते हैं रासायनिक उर्वरक मतलब यूरिया। यूरिया में कौन कौन होता है दोस्तों? आप जानते हैं नाइट्रोजन, NPK, याद रखिएगा क्या? NPK। यूरिया में क्या रहता है? NPK, है ना। खाद है दोस्तों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। सवाल ये भी पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितनी रहती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत जो है दोस्तों वो 46% है। आप देखिएगा यूरिया का बोरा खरीद के लाइएगा ना, उसमें लिखा रहता है नीम कोएटेड युक्त नाइट्रोजन 46% यूरिया। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए कहता है कि दही का खट्टापन किस कारण से होता है? जानते हैं लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। डेसिबल का प्रयोग क्या होता है? देखिए डेसिबल जो है ना ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है, यानी ध्वनि को तीव्रता को डेसिबल में हम लोग मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। देखिए हमारे लिए जो है ना दोस्तों, अगर 85 डेसिबल से 85, इसको डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 85 डेसिबल से ज़्यादा साउंड है ना तो ये हमारे लिए हानिकारक है, ये हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? 85 डेसिबल से ज़्यादा जो है हमारे लिए हानिकारक है। अगर 100 डेसिबल से अधिक का साउंड हो गया तो भाई साहब ये हमारा दिमाग को पगला भी सकता है, तो याद रखिएगा। तो मानक जो है, मानक ध्वनि जो है दोस्तों हमारे लिए भारत में वो है 60 डेसिबल। क्या है? 60 डेसिबल। तो मानक जो है ध्वनि वो कितना है? 60 डेसिबल है। कह रहा है वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है दोस्तों? ये जानते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किसमें होती है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों की विकास के लिए, कैल्शियम भी और फॉस्फोरस भी हड्डियों की विकास के लिए। कह रहा है विटामिन जल में घुलनशील है, मैंने बताया विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, बी और सी जल में घुलनशील है, ऑप्शन नंबर डी। और एडेक जो है ना ADEK ये वसा में घुलनशील है, याद रखिएगा। विटामिन का खोज फंक ने किया था और ये भी आप दिमाग में रखिएगा। पंचायती राज में 2006 में 2 ग्राम सभाओं के बीच का बैठक जो है कितनी अवधि निर्धारित की गई? 3 महीने, मतलब दो क्रमशः बैठक के बीच में 3 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको मिलाना है, क्या क्या मिलाना है जरा देखिए। कृष्णा, क्या मिलाना है? कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा आपको दे रखा है। कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा आपको दे रखा है। आपको क्या करना? मिलाना है। तो आप जानते हैं कृष्णा जो है महाबलेश्वर से आता है,
कृष्णा जो है महाबलेश्वर से, गोदावरी जो है दोस्तों ये नासिक से, गोदावरी नासिक से, ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है, और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जो कि अरबियन सागर में जाकर के रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट वैली से बहते हुए एस्टुअरी बनाती है, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी पर ही जबलपुर में एक धुआंधार जलप्रपात है, ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर कर लीजिएगा जो होगा। 122 नंबर चलते हैं। कह रहा अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितना होना चाहिए, पंच की गणपूर्ति 7 होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आप जानते हैं विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में 1/10 यानी 10% गणपूर्ति होता है। और केंद्र का गणपूर्ति के बारे में जो है दोस्तों, केंद्र और राज्य की गणपूर्ति के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 में प्रावधान किया गया है। आगे देखिए, कह रहा है कि ग्राम सभा एक से अधिक में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जाता है, जो ग्राम पंचायत के धारक, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो वही निगरानी समिति का गठन कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। कह रहा है कि उप मुखिया का चुनाव होता है, तो उप मुखिया के चुनाव में कौन सा कथन गलत है वो चुनना है आपको। देखिए, आप जान ही रहे होंगे कि उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्य मिलकर करता है, तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है, यही गलत है, मुखिया मतदाता नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। कह रहा है कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर, मतलब अपना त्यागपत्र जो है मुखिया किसको देगा, तो ये होता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है दल बदल निरोध से संबंधित कौन है, 10वीं अनुसूची आप जानते हैं कौन है, 10वीं अनुसूची जो है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी के सरकार में, राजीव गांधी सरकार द्वारा 1985 में दल विरोध कानून को लाया गया, दल बदल विरोध को कानून में लाया गया। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया दोस्तों, जिसमें कहा गया कि दल बदल निरोध कानून जो है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में लाया गया राजीव गांधी सरकार द्वारा। देखिए, कह रहा है कि 198 धन विधेयक पारित करने की प्रावधानित है। विधान परिषद जो है, विधान परिषद अगर धन विधेयक को कितने दिन रोक ले तो वह कानून, वो ऐसा माना जाएगा कि वो विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया है। तो 14 दिन। मान लीजिए कोई धन विधेयक है, अगर विधान परिषद 14 दिन तक उसको रोक लेता है, उस पर कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहा है, रोक लेता है, तो ये माना जाएगा भाई साहब कि दोनों सदन में ये विधेयक पारित हो चुका है। मतलब आपको कुछ कहना है यानी रिटर्न करना है या फिर से संशोधन करना है तो 14 दिन से पहले कर लीजिए। 14 दिन तक अगर आप रोक के रखेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं है, टहला दिया जाएगा आपको। कह रहा है कि 51A जो मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन से लाया गया, आप जानते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, याद कीजिए, फिर से बता रहा हूँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 को इंदिरा गांधी द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 को इंदिरा गांधी द्वारा 51A जिसमें मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है वो जो है लाया गया। स्टार्टिंग में दोस्तों मौलिक कर्तव्य 10 था, स्टार्टिंग में मौलिक कर्तव्य क्या था, 10 था, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, एक जुट गया जो कि 2002 में जुटा है। कब जुटा है, 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्षों तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 1976 में आया, 1976 में लाया गया। ये अनुच्छेद 51A में उल्लेखित है। अगला देखिए 129 नंबर सवाल देखिए भाई साहब, 129 नंबर सवाल आ जा भैया। कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन आप जानते हैं 73वें, अगर यहाँ 73वें रहता, देखिए 73वें संविधान संशोधन मतलब 11वीं अनुसूची मतलब पंचायत से संबंधित, और 74वें संविधान संशोधन मतलब 12वीं अनुसूची मतलब नगरपालिका से संबंधित। अगर आपसे पूछे कि नगरपालिका में कुल कितने विषय हैं दोस्तों, तो 18 विषय उल्लेखित हैं, और पंचायत में कितने विषय हैं दोस्तों, तो 29 विषय उल्लेखित हैं। ये भी याद दिमाग में रखिए। आगे बढ़ते हैं भैया। ये 1993 में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है आपको। कह रहा है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग किया गया, तो ये किस संविधान की किस सूची में परिवर्तन, तो ये सूची एक में आप जानते हैं अनुसूची 1 में ये केंद्र और केंद्र संघ के बारे में उल्लेखित है। तो अनुसूची 1 में परिवर्तन किया गया। 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ आंध्र प्रदेश से अलग करके। आगे देखिए, कहता कौन सा राज्य जो है वह कौन सा राज्य पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी जो है दोस्तों ये राज्य पार्टी है उस समय के लिए।
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कह रहे हैं कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीबी मावलंकर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि ऐसे 2 लोकसभा स्पीकर हुए हैं, ऐसे 2 लोकसभा स्पीकर हुए हैं जिनका मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हुआ है। एक तो जीबी मावलंकर साहब हुए हैं, दूसरा है कि एमजी बालयोगी, एमजी बालयोगी, एक जीबी मावलंकर और एमजी बालयोगी जो हैं, ऐसे 2 लोकसभा स्पीकर हैं जिनका देहांत जो है, जिनका मृत्यु जो है, जिनका निधन जो है पद पर रहते हुए हुआ है। और जीबी मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। कारण निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल या ऊपरी सदन का विधान परिषद नहीं है? ये पश्चिम बंगाल में नहीं है दोस्तों विधान परिषद, हालांकि इसका मांग जो है बार बार किया जा रहा है। अब किसी राज्य में विधान परिषद का गठन होना है या विधान परिषद को समाप्त करना है, इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 169 में उल्लेखित है। और ये शक्ति जो है दोस्तों, ये शक्ति जो है ये संसद को प्राप्त है, और संसद को प्राप्त है, लेकिन उसके साथ साथ उस संबंधित राज्य के विधानसभा से पारित भी होना चाहिए विधेयक को। आगे देखिए, कहता है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में हैं? तो राज्यसभा की दोस्तों आप जानते हैं राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 16 सीटें हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगर आप सोचें कि विधानसभा कितने सीटें हैं? 243। विधानसभा की टोटल कितना है? 243। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में 80। आगे बढ़िए, 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी कितना है? तो 10 करोड़ लगभग। देखिए 10.11 करोड़, 10.11 करोड़ था 2011 की अब तो बहुत बढ़ गया भाई साहब, इतना दिन जनसंख्या रुके, वो भी बिहार का। आगे देखिए कहता है कि निचला मंडल जो है, विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/3। मतलब समझिए, अगर विधानसभा मान लीजिए विधानसभा में अगर 30 सदस्य है ना, तो विधान परिषद अगर उस राज्य में है, विधान परिषद उस राज्य में जिसको ऊपरी सदन कहते हैं, इसका 1/3 होना चाहिए सदस्य। तो 30 का 1/3 कितना होगा? 10 सदस्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कुल कितने जिले हैं? आप जानते हैं 38 जिले हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। कह रहा है मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में, सही बात है। तो दुरंत रेखा किन के देश के बीच में है? देखिए स्टार्टिंग में दुरंत रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन बीच में 1947 में पाकिस्तानियां साला टपक गया, तो वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में दुरंत रेखा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया। कह रहा फीफा विश्व कप 2014 हटाइए ना, 2014 में हुआ था, उससे आपको क्या लेना देना है? हालांकि ब्राजील में हुआ था। आप जानते हैं 2022 में कहाँ हुआ? कतर में हुआ, ये याद ध्यान रखिए। आगे देखिए, ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं दोस्तों? ल्यूकेमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। बायोप्सी द्वारा कैंसर का जाँच किया जाता है। बायोप्सी द्वारा जो है कैंसर का जाँच पड़ताल किया जाता है। कह रहा 2013 को श्रीहरिकोटा से मंगलयान प्रक्षेपित किया गया। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आप जानते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, रॉकेट लॉन्चिंग जो है पैड, वो आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र कहाँ से नहीं गुजरती है? जरा देखिए, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश से गुजरती है, जिसको यहाँ पे जमुना कहा जाता है। चीन से भी, यानी चीन का जो वर्तमान तिब्बत है, हालांकि तिब्बत को 1959 में चीन जो है वो कब्जा कर लिया है ना। चीन के जो धर्मगुरु दलाई लामा हैं, वो भारत के धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ठीक है। चीन से यानी तिब्बत से गुजरता है, भारत के अरुणाचल प्रदेश असम से भी गुजरता है दोस्तों, म्यांमार से नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यांमार का एक नदी है दोस्तों, इरावती नदी। क्या है? इरावती नदी, याद रखिएगा। इरावती नदी ये भी जाकर के बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, तो इरावती नदी ध्यान रखिएगा। कह रहा है साइना नेहवाल किस खेल से? बैडमिंटन से। आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किनन स्टेडियम जो है ये जमशेदपुर में है, जिसको टाटा नगर कहते हैं, झारखंड में अवस्थित है। जमशेदपुर में एक नदी बहती है जिसका नाम है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। यही स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। फिजी की राजधानी क्या है दोस्तों? तो सुवा है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुवा है। आगे देखिए, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है मृक्ष कटिकम नामक जो है ये मृक्ष कटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया है। सबसे पहली बात, ये किससे, इसका अर्थ क्या है? तो मिट्टी की छोटी गाड़ी से है, मिट्टी की छोटी गाड़ी से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। कह रहा है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तमिलनाडु से जानते हैं, जो है भारतनाट्यम तमिलनाडु से है। केरल से जानते हैं मोहिनी अट्टम कथकली केरल से। महाराष्ट्र में लावनी डांस किया जाता है। तो ध्यान रखिए ये सब चीज़ों का। मुंशी प्रेमचंद द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है? देखिए गोदान लिखा गया है, गबन लिखा गया है, रंगभूमि भी लिखा गया है। गोरा जो है ना दोस्तों, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गोरा लिखा गया है।
2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार जो है किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव को, ऑप्शन नंबर सी। और सचिन तेंदुलकर एक ऐसे सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त रेसिपिएंट हैं, सबसे कम उम्र के। अच्छा एक बात बताइए आप कि ऐसे कौन विदेशी हैं, मतलब पहला विदेशी नागरिक का नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। पहला विदेशी नागरिक का नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। 1990 में पहला विदेशी नागरिक कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया? 1990 में दिया गया है, ये दिया गया नेल्सन मंडेला। क्या है? नेल्सन मंडेला। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस भी मनाया जाता है, जो कि यूएनओ द्वारा मनाया मतलब स्टार्ट किया गया। नेल्सन मंडेला ऐसे पहले विदेशी नागरिक हैं जिसे 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया। प्रदान किया गया। इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है दोस्तों। 29 साल तक ये जेलों में रहे थे। कह रहे भोपाल गैस ट्रेजेडी, आप जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ? तो 3 दिसंबर 1984, जरूरी है ये याद रखिए, 3 दिसंबर 1984। इसमें क्या हुआ भाई साहब? एक जहरीले गैस का जिसको बोलते हैं MIC, याद रखिएगा MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव देखने को मिला। 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, जिसके कारण कई लोगों की जान तक चली गई। ठीक है। और आपसे पूछे कि भैया ये जो कंपनी थी इस कंपनी का जो भारत में यानी मिथाइल आइसोसाइनेट जो कंपनी थी, इसका भारत में CEO कौन था? तो वारेन एंडरसन। ये भी सवाल पूछा गया है। वारेन एंडरसन याद रखिएगा। ये अमेरिकन कंपनी थी। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया भाई साहब? पक्का क्लियर? तो हमने 150 सवाल को यहाँ तक GK GS का हमने पूरा कर लिया, जो कि प्रीवियस ईयर का टोटल सवाल था। हमने डिस्कस भी अच्छे से किए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और अच्छे टॉपिक है जैसे अभी नोबेल पुरस्कार संपन्न हुआ है दोस्तों, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे, आप उसे भी देखिएगा। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से मोहब्बत भरी मोहब्बत से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।